यस। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन का पूरा चैप्टर एक सिंगल शॉट में। एग्जाम से जस्ट पहले आपको जब रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे वीडियो को देखकर कार्बन को एक बार में समझ जाएंगे। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैप्टर बहुत इजी है। कहीं इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल टर्म्स नहीं है जिनमें आपको परेशानी आए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि कार्बन आखिर है क्या। कार्बन हमारे एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्सेटाइल एलिमेंट है, मल्टी टैलेंटेड, जो सबके साथ में फ्रेंडशिप भी करता है और सबके साथ में आराम से एडजस्ट भी कर लेता है। 0.02% कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में रहता है, 0.3% कार्बन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हम जब ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो बदले में निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, वेदर दे आर ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर एनिमल्स और प्लांट्स, वो सभी कार्बन बेस्ड होते हैं। हम भी कार्बन के बने हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, अगर आप उनको जलाते हो तो लास्ट में क्या होता है? ऐश बचती है, राख बचती है, इट इज अ कार्बन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने हैं वो सभी कार्बन बेस्ड होते हैं। जब हम फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, तो पॉल्यूटेंट निकलता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है? 18% body mass, millions of carbon atoms from the thousands of molecules in virtually every cell. हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स हो गए, डीएनए हो गए, या फैट भी है हमारी बॉडी के अंदर, सबके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल के अंदर का रेस्पिरेशन। हम स्टार्च को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चपाती, इन द फॉर्म ऑफ राइस, बहुत सारे खाने की चीजों में, जहां पर वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू कहाँ पहुंचता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद में सेल तक पहुंचता है, लेकिन सेल में ग्लूकोज अकेला कुछ नहीं कर सकता, ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन क्या करती है? उस ग्लूकोज को तोड़ती है, और तोड़ने के बाद में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक। अच्छा, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड है, जो कि स्टार्च के टूटने के बाद में बनता है। स्टार्च कहाँ से मिलता है? स्टार्च मिलता है हमें फोटोसिंथेसिस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट फॉर्म में कार्बन को हम ले भी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो कार्बन क्या है। मैंने अभी बताया कि कार्बन मल्टी टैलेंटेड होता है। अब मल्टी टैलेंटेड कैसे होगा कार्बन? कार्बन को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है मेरे पास में, ये पीरियोडिक टेबल है। कार्बन को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ये 14th ग्रुप में आता है। ठीक है, 14th ग्रुप में आने का मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पर दिया हुआ है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 4। अब 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो वो लिए जा सकते हैं ना वो दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? कार्बन ना तो कैटायन बना सकता है, ना वो एनायन बना सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, ना वो ले सकता है। तो वो क्या करता है? वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पर देखो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि the reactivity of elements is explained as the tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration। किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो शेल है, देखो सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल्स के अंदर, जो कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो हम ये बोलते हैं कि फुली सेटिस्फाइड, या जिसमें कंप्लीट शेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, या हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे आयन, या लेंगे, यानी कि वो बनाएंगे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है कि कार्बन में आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं,
और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या तो उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। लेकिन अभी मैंने बताया कि कार्बन ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं कर पाता कार्बन, उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है यानी कि C4 एनायन बनाता है, तो न्यूक्लियस को बहुत मुश्किल होती है 6 प्रोटॉन्स के साथ में कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में 6 लोगों का खाना है तो आप 10 लोगों में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, या 6 लोग जहां एक घर में आ सकते हैं तो 10 लोग अकोमोडेट नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन 6 प्रोटॉन्स को बहुत मुश्किल होती है 4 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए, यानी कि पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए। इसी तरीके से अगर वो C4 कैटायन बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना वो लूज कर सकता है। वो क्या बनाता है, वो बनाता है म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो किसी भी दो मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में शेयर होते हैं तो बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के अलावा बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स में भी बनता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा अब ये पीरियोडिक टेबल मैंने इसमें अपने वीडियो में दी हुई है कि इन केस कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को आराम से देखने में इजी रहेगा। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल तो बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बना है, या फ्लोरीन के बीच में बनता है, या क्लोरीन के या सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हम कह सकते हैं बनता है, मतलब 8 एटम सल्फर 8 मॉलिक्यूल के 8 एटम्स के बीच में भी बनता है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम हमने लिए हैं, सिंगल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हमने यहाँ पे 2 सर्कल बना दी। दोनों सर्कल्स को हमने इस तरीके से बनाया कि दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में शेयर करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, देखो फिर से हम पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन क्या है, 16th ग्रुप में आता है। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन आता है, एटॉमिक नंबर है 8। तो 16th ग्रुप का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि नंबर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो मैंने एक वन शॉट आपको लेक्चर दिया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, उसमें है ये कि जितना नंबर ऑफ ग्रुप उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। यहाँ पे 16 है तो 16 नहीं होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। 15 है तो 5 होंगे, 14 है तो 4 होंगे, 13 है तो 3 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 6 2, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 6 बनेगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसे नीड है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, या तो वो किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करेगा, लिंक करेगा, या खुद के साथ में भी लिंक कर सकता है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2, जो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो दोनों ऑक्सीजन का एक एक एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखने वाली है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जैसे कि नाइट्रोजन में होता है। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है।
ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो कार्बन के साथ में क्या होंगे, ये दो ऑक्सीजन एटम इसके साथ में लिंक कर जाएंगे, बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, हम क्या करेंगे, कार्बन का एक हम बड़ा सा सर्कल ये बना देंगे। ठीक है, ये हमारा कार्बन का सर्कल बन गया। कार्बन का सर्कल बनाने के बाद में हम 2 ऑक्सीजन एटम को इसके साइड बाय साइड लगा देंगे। तो जहां पर कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड मैंने अभी बताया था कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल हो गया ना, N2 के हमने 2 सर्कल बना दिए, 2 नाइट्रोजन के सर्कल हो गए, बीच में हमने इनकी शेयरिंग दिखा दी, तो बन जाएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवेलेंसी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट फॉर म्यूचुअल शेयरिंग इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है किसी भी एटम के अंदर नोबल गैस को अटेन करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, दैट इज नोन एज कोवेलेंसी। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग बहुत आराम से इनको बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, क्योंकि सभी का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो सभी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस। अब देखो कार्बन जो है, हमने इतनी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली, इतना कर लिया, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज एलोट्रॉपी इन कार्बन। एलोट्रॉपी का मतलब क्या हो गया कि वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो कार्बन जनरली 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में कैसे करता है, यहाँ पे मैंने 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स लिखे, जिनमें एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस लिखी है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में 2 आ गए, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट, और तीसरे एमॉर्फस फॉर्म में आ जाता है कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक वगैरह। ठीक है, फुलरिन जो है ये एक अलग कार्बन एलोट्रॉप है, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं C60 के नाम से, जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं फुटबॉल की शेप में, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर की शेप में। ठीक है, तो कितने कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गए, 2 फॉर्म हो गए, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में 2 आ जाएंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। अगर हम मोटा मोटा देखें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हम लोग के सिलेबस में है, दैट इज द डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया फुलरीन। ठीक है, अच्छा अब देखो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को आना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करोगे आराम से कर पाओगे। हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो होता है टेट्राहेड्रल, यहाँ पे मैंने ऑक्टाहेड्रल लिखा है, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ग्रेफाइट होता है ब्लैक कलर का, ओपेक होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक कार्बन अपने चारों तरफ 4 अलग अलग अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बिकॉज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है इसके बीच में। ठीक है, तो इसीलिए डायमंड को हार्डेस्ट एवर एलिमेंट माना जाता है। नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है डायमंड, लेकिन ग्रेफाइट इसका ठीक उल्टा होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ में फ्लैट लेयर्स की फॉर्म में। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, इसमें बहुत वीक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जितने भी ये डॉटेड कोवेलेंट बॉन्ड दिखाए हैं ये बहुत ज्यादा वीक कोवेलेंट बॉन्ड है, और इन्हीं वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से ग्रेफाइट ब्रिटिल होता है नेचर में। ब्रिटिल मतलब जल्दी टूट जाता है। जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर एक जो लीड लगी रहती है जिससे आप लिखते हो, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड्स जो बनते हैं दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, अब देखो, अब यहां आ गया हमारा मेन टॉपिक कि कार्बन का, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था कि कार्बन वर्सेटाइल होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। अब मल्टी टैलेंटेड तो हो गया कार्बन, लेकिन कार्बन के पास वैलेंसी तो 4 है। अब 4 वैलेंसी के साथ में अपनी टैलेंट को कार्बन कैसे दिखाएगा? कार्बन अब ना कैटायन बना सकता ना एनायन बना सकता, ये सिर्फ क्या बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, म्यूचुअल शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ। लेकिन कार्बन के साथ में एक और भी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ में म्यूचुअल शेयरिंग तो करेगा, लेकिन सारे एलिमेंट शेयरिंग नहीं करेंगे कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है उनके अंदर। वो क्या करता है कार्बन, अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट्स को ढूंढता है। अपने जैसे दूसरे एलिमेंट्स को कैसे ढूंढेगा कार्बन, कि कार्बन, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है, उन चारों वैलेंसी को अलग अलग एलिमेंट सेटिस्फाई कर दे, या कार्बन खुद के साथ में ज्वाइन कर ले, खुद के साथ में कंबाइन कर जाए, खुद के साथ में लिंक कर। अब जब वो खुद के साथ में लिंक करता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इट इज नोन एज कैटेनेशन। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की, अपने ही कार्बन एटम, अपने ही एटम के साथ में, मतलब अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में, उसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना लेता है कार्बन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो बहुत सारी चेन बनाता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कैटेनेशन में आ जाती है। अब ये कैटेनेशन होता क्यों है, सिर्फ कार्बन में ही क्यों है, किसी दूसरे एलिमेंट में क्यों नहीं होता? तो कार्बन में इसलिए होता है क्योंकि इसका कार्बन का जो साइज होता है ये बहुत छोटा साइज होता है, और इसके अलावा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ स्ट्रेट चेन कार्बन की कैसे बनेगी, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ में लिंक कर गया। अब जो बॉन्ड बना यहाँ पर, इसे हमने बोला स्ट्रेट चेन, या हम ये कहेंगे जो चेन बनी इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। इसी तरीके से ब्रांच चेन बनेगी, यानी कि कार्बन ने क्या किया कि अब स्ट्रेट चेन तो बनाई, लेकिन अपने कार्बन एटम को दूसरी जगह पर रख दिया और फिर से एक और चेन बना ली। अलग अलग डिजाइनिंग हो गई, अलग अलग तरीके हो गए, अलग अलग इसने कंपाउंड्स बना लिए। कंपाउंड स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बनाए, ब्रांच चेन की फॉर्म में बनाए, और अगर तीसरा फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म में क्या किया इसने, रिंग की शेप का स्ट्रक्चर बना लिया कार्बन ने, बिल्कुल ऐसे जैसे देखो साइक्लोहेक्सेन बना, ये साइक्लोब्यूटेन बन गया, इसी तरह से साइक्लोपेंटेन बनता है, साइक्लोप्रोपेन भी बनता है। ठीक, दूसरा जो कार्बन का नेचर है, एक तो हो गया कैटेनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ जाता है, खुद से प्यार भी करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मान लो कार्बन अपने जैसे एलिमेंट के साथ में, अपने ही कार्बन एटम के साथ नहीं जुड़ पाता, तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ में कैसे जुड़ेगा? दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ता है क्योंकि उस दूसरे एटम के साथ में भी वो बॉन्ड बना सकता है। मैंने बताया था मल्टी टैलेंटेड है, अपने साथ भी दोस्ती रखता है, खुद से भी दोस्ती रखता है, और दूसरों के साथ भी दोस्ती रखता है। जो उसके जैसे ही नीडी होते हैं एलिमेंट, जिनको सेटिस्फाई होना जरूरी है, कार्बन वहां उनकी हेल्प कर देता है। ठीक, अच्छा, अब कैसे हेल्प करता है, जैसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने 2 ऑक्सीजन एटम कहेगा कि 2 ऑक्सीजन आ जाओ और मेरे साथ में जुड़ जाओ, मैं तुम दोनों को सेटिस्फाई कर दूंगा। हाइड्रोजन को सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम को बुलाएगा और अपनी चारों वैलेंसी को खुद भी सेटिस्फाई कर लेगा और उसको भी सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन, क्लोरीन, सबके साथ में ये जो जो उसके साथ में जुड़ सकता है उन सबको वो अपने साथ में जोड़ लेता है। अब यहां पर आ गए हम हाइड्रोकार्बन्स पर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, ये नेचुरल सोर्स है, बहुत नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम कितना स्टडी करेंगे, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें अल्केन्स आ जाते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड फर्दर दो टाइप के होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n है और अल्काइंस का है CnH2n-2। डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड है, हाईली सेटिस्फाइड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं ये, लेकिन अगर जलते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ में जलते हैं। अल्कीन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड में आते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स के बीच में, सूटी फ्लेम यानी कि ऑरेंज फ्लेम या येलोइश ऑरेंज फ्लेम के साथ में चलते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि खुद ही सेटिस्फाई होते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब देखो ये अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, ये मीथेन, इथेन, एल्कीन्स में इथीन, इसी का मीथेन का कभी भी मीथीन नहीं बनता क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हमेशा हमें दो कार्बन एटम की नीड होती है, जैसे यहाँ पर है। सिंगल जो अल्केन्स होते हैं उनके लिए हमें जरूरी नहीं है, अगर मीथेन सिंगल कार्बन एटम है तो हम आराम से अल्केन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन ये अलग अलग हो गए। अब ये कैसे आए हैं इनके नेमिंग में अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है नॉमेनक्लेचर। केमिस्ट ने क्या किया, एक रूल डेवलप किया बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि बिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन उन सबको नाम तो देना जरूरी था। तो साइंटिस्ट की एक जो यूनियन थी जिसे हम कहते हैं आयुपेक, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने रूल बनाया और रूल बना के उसने सारे कंपाउंड्स की नेमिंग कर दी। तो जितने एलिमेंट्स मैं सॉरी गलत बोल रही हूँ, जितने कंपाउंड्स जिनमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं मिथ, यानी कि मीथेन। 2 कार्बन एटम वाले कंपाउंड को नाम देते हैं इथेन, 3 कार्बन एटम प्रोपेन, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ब्यूटेन, 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पेंटेन एंड 6 कार्बन को हेक्सेन। ठीक है, तो वर्ड रूट क्या हो गया, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये हम लोगों को याद करना है, इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये अल्केन्स हो गए। अल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2, तो देखो कार्बन में कितना हो गया Cn, n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन में 4 है मतलब 2n+2। ठीक है, इसी तरीके से इथेन C2H6 CnH2n+2 फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH3CH3। कार्बन की वैलेंसीज को हमें सेटिस्फाई करना होता है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये नीचे तक के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। हेक्सेन तक हम लोगों के सिलेबस में आता है, उसके बाद में नहीं आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाते हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं ये सिंगल कार्बन बॉन्ड से कनेक्टेड है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है एल्कीन CnH2n लेते हैं जहां पर n नंबर ऑफ एटम्स है, तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा CnH2n-2 ये हमारे सारे हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज हो गई। अब एक और ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास में बचा CH3, इसे हम करेंगे एल्काइल मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से इथेन में से C2H6 ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, ये तीसरा है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है। हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इथाइल ग्रुप, दैट इज एल्काइल ग्रुप। तो फ्री लाइन जो शो करती है वो ये शो करती है कि कार्बन के पास में एक वैलेंसी है जो फ्री है, जहां पर हम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम को या खुद कार्बन को भी अटैच कर सकते हैं। इसको हम लेटर R से शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप को हम जनरली किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर R से शो करते हैं। देखो अब यहाँ पर आ गए हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल अलग है और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। मोर देन वन कंपाउंड, बहुत एक से ज्यादा कंपाउंड जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला हो सकता है
लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, बनाने के लिए भी आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। जैसे ब्यूटेन का अगर हम आइसोमर बनाएंगे तो इसके कितने बनेंगे, दो बनेंगे, कि स्ट्रेट चेन एक ब्रांच चेन। अब यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन में हमने कार्बन को बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन में लिंक कर दिया, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये हो गया कार्बन। ब्यूटेन में मैंने बताया अभी 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो ब्यूटेन बनता है। अब ब्यूटेन में हमने क्या किया, अब एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटाया, CH3 ग्रुप को हटाया, उसको हमने हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया है, ठीक है, एक्सचेंज किया है, यानी कि जगह बदली है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को उठा के यहाँ बिठा दिया, ये आ गया, और इसको मिथाइल ग्रुप को उठा के यहाँ बिठा दिया। तो क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया आइसोब्यूटेन, एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। दूसरा जो है पेंटेन का आइसोमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटेन, ब्यूटेन एंड हेक्सेन के आइसोमर्स आपको करने हैं। इनके एल्कीन ग्रुप के भी आइसोमर्स करने हैं, जो CBSE का सैंपल पेपर है उसमें ब्यूटीन के आइसोमर्स पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को वो करने हैं। उसका वीडियो मैंने शेयर कर चुकी हूँ 10th केमिस्ट्री के नाम से। मेरा चैनल का नाम साइफॉग है, पसंद आएगा तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब देखो पेंटेन का आइसोमर क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, पेंटेन 5। हमने क्या किया, डिजाइनिंग कर दी, खुद से डिजाइनिंग करनी है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप हटाया, यहाँ पे लगा दिया, और इसका जो हाइड्रोजन एटम है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से बन गया हमारा दूसरा आइसोमर, ये बन गया नियोपेंटेन, दिस इज थर्ड आइसोमर। इसी तरीके से हमने हेक्सेन का आइसोमर बना दिया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ये हेक्सेन के हमारे बहुत सारे आइसोमर्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स के लिए हेक्सेन बनाया, ये 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। नेमिंग कैसे होती है ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन क्योंकि नेमिंग आती है करने के लिए तो इसको भी हम कर सकते हैं साथ के साथ में, ऐसा कुछ नहीं है कि हेक्सेन है। अब देखो मिथाइल पेंटेन हमें कैसे बनाना है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है स्ट्रेट चेन में, तो इसका मतलब कंपाउंड हो गया ये पेंटेन। अब जब भी हम नेमिंग करते हैं, आईयूपैक नेम लिखते हैं, तो हम हमेशा शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप कितने कार्बन पर अटैच, अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 पे है, लेकिन यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और 2 पर है, तो 2 मिथाइल, यानी कि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम यहाँ से काउंट करें या यहाँ से काउंट करें, ये थर्ड पर है तो 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 2 डाइमिथाइल। अब स्ट्रेट चेन कितनी है, 1 2 3 4, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी बना सकते हैं। स्ट्रेट चेन के अलावा कार्बन एटम में क्या प्रेजेंट है, साइक्लो ग्रुप भी प्रेजेंट है, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये बन जाएंगे थर्ड आइसोमर। लेकिन ये जो आइसोमर्स बनेंगे ये बनेंगे एल्कीन ग्रुप की, एल्केन्स के नहीं बनेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरीके से बनेंगे। मान लो हमें मीथेन का बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद में कार्बन बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, हम एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, इसको हाइड्रोजन चारों तरफ अटैच है, तो हम 4 सर्कल इस तरीके से हाइड्रोजन के बनाएंगे। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल पेयर की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ये इस तरीके से हम सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखा देंगे। इथेन का बनाना है, 2 कार्बन है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेन स्ट्रक्चर बना 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन, 2 सर्कल हमने इस तरीके से बना लिए। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 2 3। हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को हम बिल्कुल इस स्ट्रक्चर की तरह से ही अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने के बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमें C2H4 बनाना है, तो 2 कार्बन है, बिल्कुल वैसे ही 2 कार्बन हमने सर्कल बनाए बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 4 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर है वैसे ही हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिए, ये बना दिए। यहाँ पे सिंगल पेयर, ये है सिंगल बॉन्ड है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग।
इसी तरीके से हम यहाँ पर इथाइन बना देंगे, ठीक है। तो इथाइन का एक और नाम है दैट इज नोन एज एसिटाइलिन या एसिटिलीन वो भी बोला जाता है। ये याद करने वाली बात है। नाम आता है एसिटिलीन का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप स्ट्रक्चर किसका बनाओगे? इथाइन का बनाओगे। ये सिलेबस में नहीं है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसे मैं छोड़ रही हूँ। अब देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, जो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम्स बोलते हैं। मेंबर्स जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है, जैसे अल्कोहल जनरल फॉर्मूला सेम है, CH3OH, C2H5OH, CH3H7OH, तो इनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं होमोलोगस सीरीज के, वो एक CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। यहाँ पे देखो CH3OH, C2H5OH, अगर हम यहाँ पे कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ पे एक है, यहाँ पर दो है, तो एक कार्बन ज्यादा है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 हाइड्रोजन जाता है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 और 3, यहाँ पे 3 है, एक कार्बन जाता है, यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे 2 हाइड्रोजन जाता है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है। अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो 14 आता है। तो होमोलोगस सीरीज का हर सक्सेसिव मेंबर अपने पीछे वाले मेंबर से एक CH2 ग्रुप ज्यादा होता है और 14 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा होता है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फंक्शनल ग्रुप से आती हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस। अब इंपॉर्टेंस होमोलोगस सीरीज की क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को जानकर हम जो होमोलोगस सीरीज के बाकी मेंबर्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं? हेलो ग्रुप, हेलो में क्लोरो ब्रोमो ये आ जाएंगे। एल्कोहल को OH से करते हैं, एल्डिहाइड को CHO से करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। कीटोन को हम CO से करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOH से करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मूला दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, एल्कोहल OH है तो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है तो CHO है। देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम हेलोजन ग्रुप है तो हम लिखते हैं, मान लो हम प्रोपेन के बनाते हैं, ठीक है, प्रोपेन के हम मेंबर्स बना देते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ में। तो 3 प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। पहला होता है मीथेन, इथेन, देन प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब क्योंकि क्लोरो ग्रुप है यहाँ पे अटैच, तो क्लोरो प्रोपेन। हेलो ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में आता है। एल्कोहल में ओल आता है, OL ओल, तो प्रोपेनॉल एल्कोहल। एल्कोहल को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। OH को यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं। OH की कोई भी जो पोजीशन है फिक्स नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। प्रोपेनल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम जो नाम बुलाते हैं अल से बुलाते हैं, प्रोपेनल। लेकिन एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन पर लगता है। क्यों लगता है टर्मिनल कार्बन पर? अगर हम इसको टर्मिनल कार्बन पर नहीं लगाएंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। देखो CO, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सी बना देती हूँ, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, तो क्या बनेगा? यहाँ पर लगा दिया तो ये टर्मिनल कार्बन पर आ गया, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन है दूसरी तरफ हाइड्रोजन, कार्बन तो है ही नहीं इसके आगे, तो इसीलिए एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन पर लगता है। फिर आ जाता है कीटोन। कीटोन यानी कि यहाँ पे प्रोपेनॉन बन गया। कीटोनिक ग्रुप हमेशा बीच में लगता है, इसे हमेशा बॉडीगार्ड्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम इस कीटोनिक ग्रुप को टर्मिनल पे लगा देते हैं, मान लो मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसे कोने में लगाती हूँ तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए कीटोन हमेशा कहाँ लगता है? बीच में लगता है। फिर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया COOH। अब इसमें भी देखो, ये भी टर्मिनल पे लगता है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप है, कार्बन चेन है, लेकिन दूसरी तरफ OH है या ऑक्सीजन ये है, कीटोनिक ये वाला CO डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो इसको भी अगर मैं बीच में लगाने की कोशिश करूंगी तो नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी साइड में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है इसके। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कहाँ लगते हैं? टर्मिनल पे लगते हैं,
टर्मिनल कार्बन एटम पे लगते हैं, ये इनकी पोजीशन फिक्स होती है। कीटोन्स की पोजीशन फिक्स होती है, कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगता, बीचों बीच ही लगता है, यानी कि बीच के किसी भी कार्बन पर हम लगा सकते हैं। एल्कोहल को हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद में प्रोपीन प्रोपाइन मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को, जहां डबल बॉन्ड है वह प्रोपीन हो गया, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वह प्रोपाइन हो गया। अब देखो यहाँ पर ये सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इथाइन, ब्यूटीन, प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, क्लोराइन क्लोरीन के साथ में क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन बन जाएगा। इसी तरीके से हम प्रोपीन ये ब्रोमीन के भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे अल्कोहल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, एल्डिहाइड इथेनल, ब्यूटेनल, फिर कीटोनिक में प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, मिथेनॉइक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड का एक और नाम है दैट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। इथेनॉइक एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट होता है। फिर प्रोपेनॉइक एसिड हो गया। हेट्रो एटम मैंने बता दिया, जो भी होमोलोगस सीरीज के हाइड्रोजन एटम को जो भी फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करता है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है हेट्रो एटम। देखो यहाँ पर हेलोजन हो गई है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ये यहाँ पर इसके इनके नेम भी हैं। नेम कैसे है? मीथेनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जो हमारी लेबोरेटरी में यूज होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड एनिमल्स, लैब के अंदर एक लिक्विड में रखे होते हैं, जार के अंदर एनिमल्स मरे हुए, उन फॉर्मल्डिहाइड में हम रखते हैं उनको। एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ये आ गया नॉमेनक्लेचर। ये जो बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां से काउंट करते हैं जो शॉर्टेस्ट रूट होता है। जैसे अगर हमें ब्रोपीन लगाया हमने तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दिए, इसको देखते हैं ब्रोमीन। अब देखो अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 फोर्थ पर है, यहाँ से काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से तो 1 और 2 सेकंड पर है। तो इसका मतलब क्या है, हम नाम क्या रखेंगे इसका, 2 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन प्रेजेंट है सिंगल चेन के अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसी तरीके से 3 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ये क्या होगा, अब यहाँ पर 2 है, 2 यानी कि मिथाइल ग्रुप भी है और ब्रोमीन भी है, तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को हम लेके चलेंगे। हम ब्रोमीन क्योंकि इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, तो ब्रोमीन का नाम अब यहाँ से अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 फोर्थ पर है, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पर है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो, और मिथाइल ग्रुप कितने पर है, 3 पर है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन प्रेजेंट है इसमें, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर या कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। अब ये देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, हम बीचों बीच ही लगाएंगे, हम कहीं भी साइड में नहीं लगा सकते हैं। तो प्रोपेनॉन को हम एसीटोन भी कहते हैं। ये नेम आपको जनरल नेम याद रखने हैं क्योंकि जनरल नेम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्रोपेनॉन का एक और नाम क्या हो गया, एसीटोन। एसीटोन जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर भी कहते हैं। इसी तरीके से ये हो गया फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, HCOOH। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और मीथेन का ये कंपाउंड है। तो फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड जो एंटी स्टिंग में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन है इसलिए इथेन का कंपाउंड है, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि COOH ग्रुप है तो ऑइक हो गया, तो इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। फिर प्रोपेनॉइक एसिड 3 कार्बन एटम, ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेनॉइक एसिड, इसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंगल शॉर्ट रिवीजन पूरे चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है मैसेज बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हो आप लोग। और वैसे ये चैप्टर इतना इजी है कि 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ोगे, वीडियो मेरी देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, पढ़ना चाहिए, और सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करना क्योंकि सैंपल पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं।